चलो, हाँ। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था विथ एलसीआर सीरीज सर्किट। ओके, तो एक बार जरा उसको रिवाइज करते एलसीआर सीरीज सर्किट को, और फिर आगे बढ़ते। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस नाम है उसका। ओके, चलो समझते क्या है भाई एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, देखो, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि सर अगर हम लोग इंडक्टर, अगर हमारे लोग इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं अक्रॉस एन एसी सोर्स, across an AC source, we call this circuit as LCR series circuit। तो एक ऐसा सर्किट जहां पर एक इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं अक्रॉस द एसी सोर्स, और उस एसी सोर्स का वोल्टेज है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ क्या रहेगा ओमेगा टी। ओके, ये हमने स्टडी किया था। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने स्टडी की, देखो सबसे पहला हमने बोला कि सर इस सर्किट में लेटर से जो करंट फ्लो कर रहा है इंस्टेंटेनियस करंट, वो सेम रहेगा तीनों के लिए, बिकॉज ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला हमने ये पढ़ा था। ओके, अच्छा, फिर हमने यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सर जो हमारा फेजर डायग्राम होता है, अपना जो फेजर डायग्राम होता है उसमें जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा अपना E, और जो अपना करंट होगा I, ठीक है। तो यहां पर हमने पढ़ा था कि वोल्टेज जो है वो करंट के साथ लीड करेगा बाय सर्टेन फेज फाई, क्योंकि यहां पर हमने एक अजम्पशन किया था दैट एक्सएल विल बी ग्रेटर देन क्या रहेगा बच्चा लोग एक्सी, वेयर एक्सएल इज द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड एक्सी इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, फिर हमने यहाँ पर एक इम्पीडेंस का फॉर्मूला पढ़ा था विच इज द टोटल रेजिस्टेंस और द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट, एंड जेड का फॉर्मूला हमको मिला था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट रहेगा ओम, ऐसा यूनिट इज ओम। और फाइनली वोल्टेज ई आई ई आर एम एस, इट विल बी आई आर एम एस इंटू क्या रहेगा बच्चा लोग जेड। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जेड दैट इज द टोटल इम्पिडेंस इज नथिंग बट ई आर एम एस अपॉन क्या रहेगा बच्चा लोग आई आर एम एस। ओके, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ई नॉट अपॉन क्या रहेगा आई नॉट। ये अपना इम्पिडेंस का फॉर्मूला बना था अपने, ठीक है। इम्पिडेंस के साथ साथ हमने फेस का फॉर्मूला भी पढ़ा था कि वोल्टेज कितने फेस से लीड या लैग करेगा, वो tan फाई का फॉर्मूला भी हमने बनाया था, एंड दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन क्या रहेगा बच्चा लोग आर। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर अब जो वोल्टेज का इक्वेशन रहेगा वो तो अपने को पता ही है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ क्या रहेगा ओमेगा टी, लेकिन करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस क्या रहेगा बच्चा लोग फाइव। अब इट कैन बी प्लस ऑल्सो, इट कैन बी माइनस ऑल्सो, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, दोनों तीनों वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे जो फेज का वैल्यू है बच्चा एलसीआर सर्किट में, तो फेज कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, एंड इट कैन बी जीरो ऑल्सो। पॉजिटिव कब रहेगा सर, पॉजिटिव तब रहेगा जब एक्सी विल बी ग्रेटर देन एक्सएल, तब हमारा फेज पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव कब रहेगा, जब अपना एक्सएल विल बी ग्रेटर देन क्या रहेगा बच्चा लोग एक्सी रहेगा। और जीरो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो तब होगा जब एक्सएल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एक्सी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो करंट का इक्वेशन है आई आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तो प्लस कौन से सर्कमस्टांसेस में रहेगा, माइनस कौन से सर्कमस्टांसेस में रहेगा, और जीरो कौन से सर्कमस्टांसेस में रहेगा। ये तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन ही अपने को ज्यादातर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, इन विच पर्टिकुलर सिचुएशन दैट फेज विल बी पॉजिटिव, फेज विल बी नेगेटिव और फेज विल बी जीरो। ये केस अपने को पता होना चाहिए। चलो, तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, या इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और वो टॉपिक है या वो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग एफ आर से डिनोट करते हैं, एफ आर से डिनोट करते हैं। ओके, चलो अब रेजोनेंस वर्ड एक और जगह पे आपको पढ़ने मिलेगा और वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वहां पर भी ये रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो वो रेजोनेंस में क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस में इस पर्टिकुलर कंडीशन में रेजोनेंस में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमको ये पता चलेगा कि अगर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाए, अगर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाए तो क्या होगा। देखो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक्सएल अगर बड़ा होगा एक्सी से तो क्या होगा, हमने स्टडी किया सर अगर एक्सएल बड़ा होगा तो जो हमारा फेज है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सबसे पहला फेज अगर नेगेटिव होगा तो लीड कौन करेगा सर, वोल्टेज, और लैग कौन करेगा, करंट, बरोबर। अच्छा सर अगर फेज मान लो पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव कब निकलेगा सर, जब एक्सएल विल बी ग्रेटर, एक्सी विल बी ग्रेटर देन एक्सएल, तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे केस में कौन लीड करेगा बेटा, करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा, तो ये तो अपने को पता है। अब हम ये केस स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर एक्सएल और एक्सी सेम हो जाए तब क्या होगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये ऑब्जर्व होता है कि एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी, एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, आइए फाइंड आउट करते हैं। अब एक्सएल का फॉर्मूला वी नो सर, एक्सएल इज नथिंग बट ओमेगा इंटू एल, और एक्सी वी ऑल्सो नो इज 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ओमेगा को यहां ले लो, एल को यहां ले लो, तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वेयर इज नथिंग बट 1/LC। तो यानी कि ओमेगा विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा बच्चा लोग, एलसी। अच्छा ये तो ओमेगा आ गया। अब इस ओमेगा से मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं सर, हमको पता है ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 1/√ऑफ LC। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने को मिलेगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन अपने को मिला है यहां पर, यह है इक्वेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस इज इक्वेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सर क्या है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, देखो बच्चा लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, अगर जो हमारा एसी सोर्स है, अगर हमारा जो एसी सोर्स है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनना भी, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मान लो एफ है और वो बराबर हो जाए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि एफ आर है, जो कि एफ आर है। तो अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या क्या चीजें होंगी वो अपने को समझना है। जैसे ऐसे केस में व्हेन एफ इज इक्वल टू एफ, व्हेन एफ इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है, एक्सएल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एक्सी। सबसे पहला तो ये होगा। सर अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तब क्या होगा, तो जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो ऐसे केस में हमारा जो इंपिडेंस है वो मिनिमम हो जाएगा। इंपिडेंस जो है इट बिकम्स मिनिमम, एकदम लोवेस्ट हो जाएगा। सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये मिनिमम हो जाएगा, अरे भाई साहब जेड का फॉर्मूला आप देखो ना, जेड का फॉर्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। अब एक्सएल और एक्सी अगर बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर ये जीरो हो गया तो जेड का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा बच्चा लोग, आर मिलेगा। तो जेड विल बी मिनिमम और उसका वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आर। अब जेड है क्या बच्चा लोग, व्हाट इज जेड, सर जेड इज द टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट टू ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि सर ये तीनों कंपोनेंट मिलके जो टोटल ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इंपेडेंस। तो अगर बच्चा लोग ऑपोजिशन कम होता है, अगर हमारा ऑपोजिशन कम होता है, मिनिमम पे जाता है, तो करंट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मैक्सिमम। So at resonance frequency, the current in the circuit becomes maximum. Current becomes maximum. करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, पीक करंट जाएगा।
और इस केस में क्या होगा, तो सिंस Z इज इक्वल टू R मिल रहा है मेरे को, सिंस इंपिडेंस जो है वो मुझे R मिल रहा है, तो हम बोलेंगे सर्किट बिहेव्स प्योरली रेजिस्टिव। सर्किट जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब सर्किट ऐसे बिहेव करेगा जैसे मानो कि सर्किट के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन वर्क कर रहा है बेटा, मेरा आर वर्क कर रहा है। तो जब एक्सएल और एक्सी का वैल्यू सेम हो जाएगा तो एक्सएल का ऑपोजिशन और एक्सी का ऑपोजिशन एक दूसरे को काउंटर कर देगा, कैंसिल कर देगा, और बचेगा सिर्फ कौन बेटा, अपना रेजिस्टेंस आर। तो सर्किट में सिर्फ आर ही वर्क करेगा, और जब आर वर्क करेगा तो उस केस में हमारा जो जेड है यानी इंपिडेंस जो है वो सबसे मिनिमम चल जाता है, और जब जेड मिनिमम होता है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा लोग, मैक्सिमम हो जाएगी। और क्योंकि करंट मैक्सिमम हो रहा है इसलिए इस कंडीशन को नाम दिया गया है रेजोनेंस कंडीशन। जैसे कुछ मिनट पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाले चैप्टर में भी हम लोग रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, वहां पर भी आप देखोगे कि कुछ मैक्सिमम हो रहा है। तो वहां पर क्या मैक्सिमम हो रहा है, वहां पर साउंड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है। तो वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है और यहां पर करंट मैक्सिमम हो रहा है। मतलब दोनों रेजोनेंस वाले केस में कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम हो रहा है, और इसीलिए इस कंडीशन को नाम दिया गया है रेजोनेंस कंडीशन। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो ऐसे केस में इंपिडेंस कम, करंट सबसे ज्यादा, और जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये केस है उसका। अच्छा, ये जो अपना इंपिडेंस होता है बच्चा लोग ध्यान सुनना, ये जो अपना इंपिडेंस होता है, ये जो अपना इंपिडेंस होता है, जेड की बात कर रहा हूं। अगर हम इंपिडेंस का ग्राफ बनाएं जेड वर्सेस एफ, अब देखो जेड जो है वो एफ पे डिपेंड करता है। सर आपको कैसे पता, अबे जेड का फॉर्मूला लिख देना भाई। जेड का फॉर्मूला अगर आप लोग ने लिखा तो क्या मिलेगा अपने को, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। सर यहाँ पे कहां फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा मतलब क्या हो गया, 2 पाई एफ एल, यहाँ पे आएगा 1/2 पाई एफ सी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जेड कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग Z यानी इंपिडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चा लोग, तो पता है वो ग्राफ कैसे मिलेगा, वो ग्राफ अपने कुछ ऐसा मिलेगा। स्टार्टिंग में द इंपिडेंस विल डिक्रीज 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 डिक्रीज, इट विल बिकम मैक्सिमम एंड देन इट विल इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ऐसा ग्राफ मिलेगा अपने को। अब जिस फ्रीक्वेंसी पे, इधर देखो देखो इधर देखो इधर देखो, जिस फ्रीक्वेंसी पे अपना Z एकदम मिनिमम हो गया उसी फ्रीक्वेंसी को बच्चा लोग हम लोग क्या बुलाते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी पे अपना Z जो है वो एकदम लोवेस्ट पे आ गया है, मिनिमम पर आ गया है, और इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी का नाम हमने रखा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। Z विल बी मिनिमम एंड करंट विल बी मैक्सिमम, ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये Z का वेरिएशन है विद फ्रीक्वेंसी, और ये ध्यान में रखना, ये अगेन अपना एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। द इंपिडेंस ऑफ एन LCR सीरीज सर्किट वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, ऐसा पूछेंगे कि भाई बताओ कि भाई इंपिडेंस किस तरह वेरी करता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो एक ऑप्शन आएगा इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी, एक ऑप्शन आएगा डिक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी, एक ऑप्शन आएगा फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फिर ऑप्शन आएगा फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ऐसे चार ऑप्शन अपने को दे सकते हैं। तो एमसीक्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि बताओ भाई जेड का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी कैसे हो रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, स्टार्टिंग में जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जेड कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद बढ़ना शुरू करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, इस तरह से वो वेरी करेगा। सो दिस इज द वेरिएशन। ओके, तो ये अपना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और ये अपना रेजोनेंस कंडीशन है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, वापस मैं लिख देता हूं। रेजोनेंस में क्या होगा, इन रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, इन रेजोनेंस क्या क्या होगा देखो। सबसे पहला करंट विल बी सबसे पहला
एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी, नंबर वन, एक्सएल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी। दूसरा सर जेड जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग, आर। नंबर थ्री, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट कितना रहेगा, ई आर एम एस अपॉन जेड, और ये हो जाएगा ई आर एम एस अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आर, सिर्फ वोल्टेज अपॉन करंट। नंबर फोर, सर फेज क्या हो जाएगा, सर फेज जो है वो जीरो हो जाएगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई अपना जीरो, क्योंकि फेज का फॉर्मूला देखो ना, फेज का फॉर्मूला क्या है अपना, कहां गया भाई फेज का फॉर्मूला, कहां गया अपना, ये रहा, ये रहा, एक्सएल और एक्सी सेम हो गया, तो एक्सएल माइनस एक्सी करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, टेन फाइव जीरो, तो फाइव का वैल्यू भी क्या हो गया, जीरो, तो फेज अपने को यहाँ पर जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ पर फेज जीरो हो गया, देयर इज नो फेज डिफरेंस, सो बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो भाई देखो ये सारी चीजें सर्किट में होंगी अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर सम करना है इसको अपने ऊपर, आ जाओ। ये तो हो गया ना अपना, ये तो हो गया ना, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलो, तो ये अपना क्वेश्चन आया अभी। क्वेश्चन में क्या बोला अपने को, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट an inductor of inductance 100 millihenry, okay, so inductor of inductance 100 millihenry, मतलब L का वैल्यू is 100 millihenry, और resistor of resistance 10, R का वैल्यू कितना हो गया 10, and a capacitor of variable capacitance are connected across 20 volt 500 hertz supply। ये फ्रीक्वेंसी हो गया तुम्हारा, और ये क्या हो गया बताओ मेरे को, ये क्या है 20 वोल्ट, ये क्या दिया अपने को, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज अपने को दिया। ये क्वेश्चन क्या पूछा, एट व्हाट कैपेसिटेंस विल रेजोनेंस अकर एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग करंट, कौन से कैपेसिटेंस पर रेजोनेंस होगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी दिया है ना अपने को, 500 सप्लाई दिया अपने को, कनेक्ट किया है, तो फ्रीक्वेंसी यही है, अब समझे इसमें। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे वो लोगों ने क्या ट्विस्ट मारा है कि उन्होंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है, लेकिन सी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो अपना ये जो फ्रीक्वेंसी है यही फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी काम करेगा, तो एफ आर विल बी 1/2 पाई रूट ऑफ क्या रहेगा, एल सी, यहां पे हम लोग सी को चेंज कर रहे हैं बेटा, सी को चेंज कर रहे हैं, तो यहां पे कैसे करेंगे अभी हम लोग, तो सबसे पहला, हाँ तो यहां पर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपना एफ आर स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वेयर एल इंटू क्या रहेगा सी, तो सी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वेयर एल इंटू एफ स्क्वेयर, इससे आपको सी का वैल्यू आ जाएगा। ये फॉर्मूला अब सब दिया है इसमें, एल पता है, एफ पता है, 4 पाई तुम जानते ही हैं, सी आ जाएगा। अच्छा, फाइंड द करस्पॉन्डिंग करंट, तो मैंने बताया था आरएमएस करंट क्या होगा, सर आरएमएस करंट होता है आरएमएस वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस जेड, आरएमएस वोल्टेज दिया है अपने को 20, अब क्योंकि अपना रेजोनेंस चल रहा है, सो एट रेजोनेंस मैंने आप लोग को बताया था, एट रेजोनेंस क्या होगा सर, जेड विल बी मिनिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा आर, तो यहाँ पे जेड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, मतलब दिस विल बी 20 वोल्ट, और आर का वैल्यू कितना दिया अपने को 10 ओम, तो 20/10 आंसर कितना आएगा 2 एम्पियर, सिंपल। तो आरएमएस करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली आ गया अपना आरएमएस करंट, बस आपको सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कर लो ये। अभी नेक्स्ट अपने पास है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ओके, नेक्स्ट अपने पास है पैरेलल रेजोनेंस, क्या हुआ, पैरेलल एलसीआर, पैरेलल एलसीआर नहीं भाई, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट यही है, क्या क्या, नहीं वैसा नहीं है, पैरेलल, पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन सर्किट में खाली एल और सी होता है, आर नहीं होता है, और पैरेलल एलसीआर नहीं होगा, यही पैरेलल एलसी है।
ओके, तो पैरेलल सर्किट जो बात करता वो यही है। तो इसमें अपने पास क्या होता है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में अपने पास एक इंडक्टर होता है एल, और अपने पास एक कैपेसिटर होता है, अरे मैंने उल्टा कर दिया सॉरी, करंट सेम हो जाएगा, वोल्टेज सेम होगा, हाँ। और इसको हम कनेक्ट करेंगे टू एन एसी सोर्स, E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ क्या रहेगा ओमेगा टी एज यूजुअल। तो भाई अब हम लोग सीरीज से हटके पैरेलल पे आ गए हैं। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में से मैंने बताया हमारे पास एक इंडक्टर है और एक क्या रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। ओके, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड होंगे। अब पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो करंट है अपना वो अपने को थोड़ा सा डिफरेंट, डिफरेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाएगा, बेसिकली डिफरेंट नहीं बोलना चाहिए, मतलब स्प्लिट हो जाएगा अलग अलग। अब ऐसे मान लो टोटल करंट जो है वो, मान लो टोटल करंट कितना है भाई साहब अपना, आए, अभी आएगा करंट यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर पहुंचेगा, हाँ इधर पहुंच के स्प्लिट होगा भाई, ऊपर गया और नीचे आया। ऊपर मान लो करंट गया आई सी, नीचे करंट आया भाई आई एल, खत्म, बरोबर। अब हमको पता है कि सर ये जो आईसी है इसका इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द करंट थ्रू कैपेसिटर, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है करंट थ्रू कैपेसिटर का, कैपेसिटर वाले डेरिवेशन में हमने पढ़ा है। सो आई सी विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बराबर। और वहां पर जो आई नॉट होता है वो क्या रहेगा, देखो आई नॉट की वैल्यू क्या मिली वहां पे अपने को, हाँ क्या रहेगा, सी ओमेगा ई नॉट, तो इसको हम लिखेंगे ई नॉट इंटू ओमेगा सी, और इसको मैं लिख दूंगा कॉस ऑफ क्या लिख दूंगा भाई साहब, ओमेगा टी। अरे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है ना यार, डेरिवेशन के एक स्टेप पहले देखोगे तो कॉस ही था वो, कॉस ही था, कॉस को हमने क्या बनाया था, साइन, वापिस उसको मैं कॉस में डाल दिया, ये आईसी का वैल्यू हो गया। अब सेम का आपने किसके लिए करना है बेटा, इंडक्टर के लिए करना है, आई एल, करंट थ्रू इंडक्टर क्या होगा सर, अगेन आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस क्या है बच्चा लोग, पाई बाय 2। अब ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये आई नॉट का वैल्यू वहां पर क्या है, आई नॉट का वैल्यू वहां पर क्या है, आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाय ओमेगा एल, ई नॉट बाई ओमेगा एल, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस के साथ, बराबर। तो अपना जो टोटल करंट आई है दैट इज आई एल प्लस आई सी। तो अब आइए इसके अंदर, अरे रे, इसके अंदर जरा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो आई विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, आई सी विच इज ई नॉट ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू क्या आया भाई, कॉस ऑफ क्या आया अपना, ओमेगा टी, ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, मैं तो मेन इक्वेशन लिखा ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहां पर आई विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, ये तो मैं लिखा ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो भाई टोटल टोटल करंट जो है अपना, मेन करंट जो है आई, वो यहां पर जाके दो पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, स्प्लिट हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे किरचॉफ का करंट लॉ लगाए किसी भी जंक्शन में, हाँ, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, आई सी प्लस आई एल अपने को मिलेगा। तो आई विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, आई सी प्लस क्या रहेगा, आई एल, ये मैं लिखना ही भूल गया सॉरी। अब यहीं से हमने ये वाला इक्वेशन बना दिया, आई इज नथिंग बट आई सी प्लस क्या कर दिया भाई मैंने, आई एल, बराबर। देखो ना वही एग्जैक्टली वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर आई विल बी इक्वल टू क्या रहेगा अपना, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, बराबर, क्या पे क्या बचा, ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन क्या आया भाई, ओमेगा एल, बराबर, ये मिला अपने को। अब ये जो करंट का वैल्यू है ये मिनिमम कब होगा, आई विल बी मिनिमम कब होगा, ना ना ना, वो तो है ही है,
आपको पता है आई विल बी मिनिमम कब होगा? जब ये ब्रैकेट जो है पूरा जीरो हो जाएगा। अरे समझा? जब ये पूरा ब्रैकेट जो है ये अपना क्या हो जाएगा बच्चा लोग? जीरो। तब मेरा करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। अरे पूरा ब्रैकेट अगर जीरो हो गया तो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई? जीरो। सिंपल ना यार? तो और कौन सा मिनिमम है भाई? तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल विल बी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए अपने को? जीरो। तो अगर ओमेगा सी माइनस वन अपॉन ओमेगा सी माइनस वन अपॉन ओमेगा एल वो जीरो मिलेगा, इसका मतलब ओमेगा सी शुड बी इक्वल टू वन अपॉन क्या रहेगा? ओमेगा एल। यानी ओमेगा एल शुड बी इक्वल टू वन अपॉन क्या रहेगा? ओमेगा सी। ओमेगा एल क्या होता है बच्चा मेरा? एक्सएल। ये क्या है भाई मेरा? एक्सी। मतलब अगेन एक्सएल इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को? एक्सी। सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगा। मतलब यहां पर भी इसको वापस से अगर मैं सॉल्व करूं, इफ आई अगेन सॉल्व दिस, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही मुझे मिलेगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। बस ये वाले रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है बेटा? सीरीज रेजोनेंस में और पैरेलल रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है? हाँ क्या था भाई? उसमें आई क्या था? मैक्स था। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आई क्या रहेगा बच्चा अपना? मिनिमम। तो इस वाले केस में यहां पर इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द करंट इज मिनिमम। करंट इज मिनिमम। अब भाई अगर करंट मिनिमम है तो इसका मतलब Z क्या होगा बच्चा लोग अपना? मैक्सिमम। करंट मिनिमम लोवेस्ट पे रहेगा करंट अपना। ठीक है? तो यहां पर अपना करंट मिनिमम, Z मैक्सिमम। सिंपल। और सेम फ्रीक्वेंसी पे होगा। एफ आर विल बी वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ एल सी। वही है यहाँ पे भी। ओके, ये तो कुछ ज्यादा ही इजी था बिकॉज में ज्यादा कोई डेरिवेशन था नहीं, उसमें तो बड़ा डेरिवेशन था, अपना इंपिडेंस वगैरह हमने निकाला, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे भी। ठीक है, चलो। तो यहां पर जो करंट की अपनी वैल्यू जो है इसका भी एक ग्राफ है बच्चा लोग, ध्यान में रखना। ये भी अपना एक क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू, या फिर अपना 2 मार्क्स के अलग अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकता है कि द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे करंट का वैल्यू जो है वो अगेन एकदम ऐसा रहेगा, एंड द करंट विल बिकम मिनिमम एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो आई विल बी मिनिमम। बस ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ, तो रेजोनेंस अकर होगा व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी। इंपिडेंस मैक्सिमम हो जाएगा, करंट हमारा मिनिमम हो जाएगा। बस यही अपने को ध्यान में रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। तो रेजोनेंस पैरेलल भी हो गया अपना, पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल ज्यादा इजी होता है बिकॉज उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, जहां पर अरे अरे हेलो, नहीं अच्छा चालू नहीं किया भाई, भूल जाता है वरना। हाँ, तो जहां पर हम लोग स्टडी करेंगे पावर इन एसी सर्किट्स। ठीक है, पावर की बात करेंगे। अब देखो हम लोग ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है कि सर पावर कैसे डिफाइन होता है। हाउ डू वी डिफाइन पावर? पावर इज डिफाइंड as the rate at which work is done। बरोबर कि नहीं? तो पावर P को हम लिखते हैं dW अपॉन क्या लिख सकते हैं भाई? dt, रेट एट विच वर्क इज डन। बराबर, ये सब पावर होता है। अच्छा, अब पावर में भी दो टाइप के पावर होते हैं, एक मैकेनिकल पावर होता है और एक इलेक्ट्रिकल पावर होता है। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसको हम, या मैं कहूं उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है उस इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है सिंपली वोल्टेज इनटू क्या होगा बच्चा लोग? करंट। P इज इक्वल टू V इंटू क्या रहेगा बच्चा लोग? I। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला डीसी सर्किट्स के लिए है। डीसी सर्किट्स के मतलब एक ऐसा सर्किट जहां पर कांस्टेंट करंट बना रहे, कांस्टेंट वोल्टेज बना रहे। ऐसे जगह पे हम लोग वोल्टेज और करंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो ये सिर्फ डायरेक्ट करंट के लिए होता है।
सर फिर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या करेंगे? अगर हमारे पास एक सर्किट है, सपोज कर लो हमारे पास यहां पर एक रेजिस्टर है और उससे हमने एक एसी सोर्स कनेक्ट करके रखा है, तो सर यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होगा? अब होगा क्या, देखो यहां पर वोल्टेज की वैल्यू क्या कॉन्स्टेंटली चेंज होगी? यस सर होगी। तो सर उसी की वजह से क्या करंट का वैल्यू सर्किट में कॉन्स्टेंटली चेंज होगा? यस चेंज होगा। तो पावर का फॉर्मूला यहां पर जो बनेगा, या मैं कहूं जो पावर यहां मिलता है उसको हम लोग बुलाते हैं इंस्टंटेनियस पावर। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग? इंस्टंटेनियस पावर। कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या पावर है, क्योंकि क्या हो रहा है यहां पर करंट और वोल्टेज दोनों भी टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए यहां पर इंस्टंटेनियस पावर बनेगा इंस्टंटेनियस वोल्टेज, इंस्टंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टंटेनियस क्या होगा बच्चा लोग? करंट। कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पर करंट क्या है, तब हम लोग निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे पावर क्या है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज एंड करंट बोथ आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज पावर इन एसी सर्किट्स का कॉन्सेप्ट है। और इसमें सबसे पहला सर्किट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो सर, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बोथ करंट एंड वोल्टेज, वेरी गुड बेटा, आर इन सेम फेज। दोनों सेम फेज में रहते हैं। सेम फेज का मतलब दे विल बोथ रीच देयर मैक्सिमम एंड दे विल बोथ रीच देयर मिनिमम एट द सेम टाइम। अब उनका इक्वेशन क्या था सर, वो भी हमने पढ़ा है। सर इक्वेशन ऑफ करंट एंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज भी हम जानते हैं। सर करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ क्या रहेगा बच्चा लोग? ओमेगा टी। और वोल्टेज है E इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ क्या रहेगा? ओमेगा टी। तो इसको हम बुलाते हैं इंस्टंटेनियस करंट, इंस्टंटेनियस करंट। और ये बन जाएगा अपना इंस्टंटेनियस वोल्टेज। हाँ भाई, तो अब हम लोग पावर कैसे निकालेंगे? सो हम पावर कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलूंगा देयरफॉर हाँ, इंस्टंटेनियस पावर, तो मैं लिखता हूं पी इंस्टेंट क्या रहेगा? इंस्टंटेनियस वोल्टेज इनटू क्या रहेगा? इंस्टंटेनियस करंट। अब लगा भाई वोल्टेज का फॉर्मूला सर, इट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये रहेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चा लोग यहां पर मुझे जो इंस्टंटेनियस पावर है वो मुझे मिलेगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ऑफ क्या मिल रहा है? ओमेगा टी। अब बच्चा लोग देखो यहाँ पे एक बात समझो, अब जो इंस्टंटेनियस पावर है क्या ये टाइम के साथ चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जैसे मान लो टी 0 हो गया तो साइन 0 0, पावर का वैल्यू भी 0, बराबर। मान लो टी का वैल्यू 1/ओमेगा हो गया, 1/ओमेगा हो गया, तो साइन स्क्वायर ऑफ 1 हो जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। मतलब वही, मतलब अपने को सॉरी, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू सपोज कर लो अपना पाई/2 हो गया, सॉरी मतलब वो कहने की मेरा क्वेश्चन, ओमेगा टी अपना पाई/2 हो गया, तो साइन पाई/2 क्या हो जाएगा बेटा? अपना 1 हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा ई नॉट आई नॉट। मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि पावर का जो वैल्यू है वो समय के साथ, टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अब ऐसे केस में हम लोग निकालेंगे एवरेज पावर ओवर वन साइकिल। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द एवरेज पावर। नाउ सिंस, हाँ यहां पे लिखूंगा सिंस द इंस्टंटेनियस पावर varies with time, it varies with time, hence average power consumed over one cycle is calculated,
ठीक है, तो क्योंकि यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर समय के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए हमने ओवर द वन साइकिल एवरेज पावर कितना आएगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब हम पावर एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, रेट एट विच वर्क इज डन, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ऊपर मैं लिखूंगा इट विल बी द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय ईएमएफ इन वन साइकिल, एक साइकिल में कितना वर्क हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर वन साइकिल। अरे बरोबर की नहीं, टाइम टेकन फॉर वन साइकिल। पावर का फॉर्मूला क्या है, रेट एट विच वर्क इज डन, वर्क अपॉन टाइम। तो कितना वर्क हुआ एक साइकिल में डिवाइड बाय टाइम कितना लगा एक साइकिल के लिए। अब मैं टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, एक साइकिल में कितना वर्क हुआ है, तो देखो अमूल ने पढ़ा है कि P जो होता है वो डी डब्ल्यू बाई डी टी है, तो डी डब्ल्यू क्या होगा बच्चा लोग, P इंटू क्या रहेगा बेटा, डी टी, बराबर। हाँ तो ये अपना डी डब्ल्यू है मान लो, ऐसा ये डी डब्ल्यू है मान लो, दिस इज डी डब्ल्यू, और ये क्या रहेगा भाई साहब अपना टी। तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं पूरा एक साइकिल का ले रहा हूं, 0 टू टी पी डी टी अपॉन टाइम टेकन फॉर वन साइकिल, डायरेक्टली कितना रहेगा टी। तो ये हो गया अपना 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, पी का वैल्यू क्या रहेगा सर, इट इज ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहां पर जो एवरेज पावर है वो मुझे आएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। चमका आपने को ये, बराबर, सही है। अब हम लोग को सीधा सीधा एक वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, पता है क्या, जरा देखो। अब मैं बोलूंगा कि वी सॉल्व नहीं कर रहा है, अपने को बोलना है वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 टू टी, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी विल बी सिंपली टी अपॉन टू। कितना वैल्यू आएगा इसका, टी अपॉन टू, सीधा लिखना अपने को। सो देयरफॉर अब जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड हो रहा है वो क्या रहेगा, सो इट विल बी ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटू, यहां पर वैल्यू कितना आ गया टी बाई टू, टी और टी कैंसल, सो एवरेज पावर जो है वो होगा ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन क्या आ जाएगा टू। अब ई नॉट आई नॉट बाई टू आएगा तो एवरेज पावर को मैं लिखूंगा ई नॉट बाई रूट टू इंटू क्या लिखूंगा, आई नॉट बाय रूट टू। अब ई नॉट बाय रूट टू क्या हो गया बच्चा लोग मेरा, ई आर एम एस, और ये क्या हो गया बच्चा लोग मेरा, आई आर एम एस। तो फाइनली एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी पीक वैल्यू ई नॉट आई नॉट बाई टू, और इट कैन बी रिटन एज ई आर एम एस इंटू हम क्या लिखेंगे, आई आर एम एस। ऐसे समझा आपने को। तो ये अपना एवरेज पावर कंज्यूम्ड हो गया बाय प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इन वन साइकिल। तो एक साइकिल में इतना हो गया, ठीक है। अब ये सेम काम किसके लिए करेंगे, कैपेसिटर के लिए करेंगे और इंडक्टर के लिए करेंगे। अब जैसे कि मान लो अगर मैं इंडक्टर के लिए कर रहा हूं, ठीक है, मान लो अगर मैं इंडक्टर के लिए कर रहा हूं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, मान लो अपने पास है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इक्वेशन क्या है वोल्टेज का, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ क्या है ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन क्या ऐसा होगा सर, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जिसको हम लिखने वाले हैं I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। तो अब यहां पे इस केस में इंस्टेंटेनियस पावर क्या मिलेगा मेरे को सर, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो मुझे अगेन मिलेगा E इंटू आई। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर जो है E है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I जो है वो होगा माइनस आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर मुझे मिलेगा माइनस ई नॉट आई नॉट, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या है बच्चा लोग, कॉस ओमेगा टी, ये आएगा, बराबर।
अगेन हम सेम डायलॉग मारेंगे कि सर इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, हेंस वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल। सेम लाइन अपने को चिपकानी यहां पे, इंस्टेंटेनियस पावर सिंस instantaneous power since instantaneous power varies with time hence the average power consumed over one cycle is determined। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल इज डिटरमाइंड। ठीक है, कैसे करेंगे भाई हम लोग एवरेज पावर? सो पी एवरेज विल बी सेम वही फॉर्मूला, वर्क डन बाय ईएमएफ इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर वन साइकिल। So P average will be equal to integration 0 to t p dt अपॉन टाइम रहेगा t। तो ये मुझे आएगा ई नॉट आई नॉट बाई टी, बाहर आ जाएगा विथ माइनस साइन। हाँ, यहां मुझे क्या आएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं बेटा, माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टी बाहर आ जाएगा। अपने को यहां मिलेगा 0 टू टी साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या आएगा बच्चा लोग, डी टी। अब अगेन अपने को यहाँ पे डायलॉग चिपकाना है कि सर हम जानते हैं, वी नो दैट कि इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, सिंपली अपना जीरो आएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे आंसर क्या मिलेगा तुमको, जीरो। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में देयरफॉर एवरेज पावर, हाँ, सो देयरफॉर एवरेज पावर पी एवरेज विल बी इक्वल टू कितना आएगा भाई अपने को, जीरो। पीछे लिख देता हूं ना मैं, लिख देता हूं। तो इसी का मतलब जो अपना एवरेज पावर कंज्यूम्ड होगा ओवर वन साइकिल, वो आंसर कितना मिलेगा भाई अपने को, जीरो। क्योंकि ये पूरा जीरो हो गया ना भाई, ये पूरा जीरो हो गया, तो ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटू जीरो इट विल बी क्या रहेगा, जीरो। समझा आपने को? अब ऐसे तुमको कैपेसिटर के लिए भी करना है, ट्राई करो, देखो आंसर आ जाएगा। बिकॉज कैपेसिटर का भी सेम डेरिवेशन ही रहेगा, कैपेसिटर का भी सेम डेरिवेशन, वहां पे तुमको आई नॉट ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मिलने वाला है, और वहां भी एवरेज पावर क्या कंज्यूम होगा, जीरो। सिमिलरली करके तो डेरिवेशन तुम लोग अभी लिख लेना, ठीक है। तो पहले रजिस्टर वाला कॉपी कर लो और फिर आओ अपना कैपेसिटर वाला, सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। चलो चलो, तो एक लास्ट अपना एक सर्किट बचा हुआ है, ठीक है, वो करेंगे। तो इसमें अगेन हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं पावर, लेकिन अब हम लोग पावर फाइंड आउट करेंगे इन एलसीआर सीरीज सर्किट। ओके, तो एलसीआर सीरीज सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है ये अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, वही पैटर्न यूज करना है अपने को। स्टार्ट करेंगे भाई वोल्टेज के इक्वेशन से। तो अपने को पता है भाई वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इस पूरे चैप्टर में एक ही इक्वेशन रहा है वोल्टेज का, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये था। करंट क्या रहेगा, इंडक्टिव करंट, करंट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये है इक्वेशन। कहां आ गया इंडक्टिव करंट में भाई, केस है भाई, हो गया भाई, रुक जा, तो रिपब्लिक से पहले तेरा नहीं, क्रिसमस पे अभी वो अभी थोड़े टाइम में पहुंचेगा वहां पे, थोड़ा टाइम पहुंचेगा वहां पे, ठीक है। तो भाई इंस्टेंटेनियस पावर क्या बनेगा अपना,
इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड इज, हाँ भाई, तो कितना का पावर, सो पावर विल बी वोल्टेज इनटू क्या रहेगा, करंट। तो वोल्टेज है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू करंट है भाई अपना आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस क्या रहेगा, फाइव। तो यहां पर जो पावर आएगा अगेन वो होगा ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस क्या रहेगा, फाइव। अब स्टूडेंट्स इस पार्ट को गौर से देखो, ये पार्ट ये बना रहा है साइन ऑफ सी प्लस माइनस डी का फॉर्मूला, या साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बना रहा है, जो आप लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई पावर अपना यहाँ पे, सो पी विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है यहां पर, और यहां पर क्या बनेगा, साइन सी प्लस माइनस डी है ना, साइन सी कॉस डी प्लस वैसे होगा, ठीक है। इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस माइनस साइन फाई इंटू क्या रहेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये रहेगा ब्रैकेट पूरा अपना, ओके। चलो अब यहां पे जो पावर बना अपना P वो रहेगा ई नॉट आई नॉट, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस माइनस साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी इंटू क्या रहेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। बड़ा सा इक्वेशन अपने को मिल गया यहाँ पर। लेकिन अगेन बड़े से इक्वेशन में एक बात की क्लैरिटी अपने को है कि सर अगेन पावर जो है इट इज डिपेंडेंट और इट वेरीज विद टाइम, तो इसलिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज पावर, एवरेज पावर। सो देयरफॉर एवरेज पावर ओवर होल साइकिल, सॉरी ओवर फुल साइकिल, ओवर फुल साइकिल ए डिटरमाइन, ठीक है। डायरेक्ट आता हूं मैं सीधा मेन डेरिवेशन पे, तो जो अपना एवरेज पावर होगा भाई लोग वो क्या रहेगा, ई नॉट आई नॉट बाई टी रहेगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम जीरो टू टी, इस पूरे बड़े से ब्रैकेट का। तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस माइनस साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी, पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहां पर, हाँ अब यहां पर क्या होगा, देखो P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टी है, अब इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। पहले मैं करूंगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, सॉरी हाँ हाँ, अब देखो पीछे लेके आता हूं साइड को थोड़ा सा, इधर देखो। अब इसमें ये जो cos फाइव है इसको हम बाहर ले लेंगे, ये जो cos फाइव है इसको हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, और यहां पर जो साइन फाइव है उसको हम बाहर लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, dt कर रहे हैं। तो क्योंकि t वाला करेंगे तो ये सब अंदर रहेगा, t वाले टर्म्स अंदर रहेंगे और फाइव वाले टर्म्स बाहर आ जाएंगे, बिकॉज फाइव जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाहर आ जाएगा, और मुझे यहां मिलेगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी प्लस माइनस, यहां से साइन फाइव बाहर आ जाएगा, और यहां पे अपने को आएगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, हाँ ये मिलेगा अपने को। अब हम जानते हैं, यस 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 कि इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का वैल्यू कितना मिलेगा, टी बाय टू, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी साइन ओमेगा टी
इंटू कॉस ओमेगा टी, डी टी का वैल्यू क्या आएगा 0। पिछले डेरिवेशन में हमने देखा था इनकी वैल्यू 0 होती है, बस वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मुझे पावर क्या मिलेगा, एवरेज पावर क्या आएगा सर, इट इज ई नॉट इंटू आई नॉट बाई टी, यहां पर आएगा कॉस फाइ इंटू टी बाई टू, और ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा ये। यस तो ये मुझे आएगा ई नॉट आई नॉट बाय 2t इंटू कॉस फाइ टी, टी और टी भी क्या हो गया भाई, कैंसल हो गया। तो मुझे मिलेगा ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू क्या मिलेगा कॉस फाइ, तो जिसको मैं लिखूंगा ई नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाइ। सो फाइनली जो एवरेज पावर है अपना वो आएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या रहेगा कॉस फाइव, बस ये। और कॉस फाइव को हम लोग बुलाते हैं पावर फैक्टर, इसका मीनिंग थोड़े टाइम में बताऊंगा मैं आपको, वेर कॉस फाइव इज इक्वल टू पावर फैक्टर। ठीक है चलो नोट डाउन कर लो, हो गया डेरिवेशन लास्ट है, संपला चैप्टर, संपला आपला, नहीं सब एब्सेंट है मैम, एब्सेंट अथर्व सन एब्सेंट, हम्म
हम्म हम्म
बराबर हो गया। नेट नहीं है, नेट बहुत है, अबे नेट है कि पानी की टंकी है, बहुत पानी है सर। चलो चलो हो गया, लिख के हो गया ना। इधर देखो अभी, अब देखो ये पावर फैक्टर क्या होता है ना, cos फाई जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सर वापस चालू हो गया क्या?